बांग्लादेश में होने वाले 2026 के चुनावों से पहले वहां के हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अंतरिम सरकार भारत के हितों की रक्षा कर पाएगी। कैसे जमात का बढ़ता प्रभाव और अल्पसंख्यकों पर हमले भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। क्या 1971 की दस्तक अब दुश्मनी में बदल रही है। अब इन्हीं तमाम सवालों को लेकर स्टेट मिरर के संवाददाता जितेंद्र चौहान ने पूर्व राजदूत वीना सिकरी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी मैम, हम सब अवगत हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई है और किस तरीके से भारतीय हिंदुओं के खिलाफ वहां पर अत्याचार हो रहा है। आपने लंबा समय वहां बिताया है मैम। इस पूरे सिचुएशन को किस तरह असेस करती हैं मैम? क्या अभी हालात वहां पर हैं और जो हो रहा है क्या वो साजिश है या फिर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? देखिए, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वहां पे हुआ क्या। जी जुलाई अगस्त पिछले साल 2024 में 2 साल, करीब 1.5 साल हो गए हैं, दो जी साल जी जी। होने को आ रहे हैं। 2 साल होने को है। जुलाई अगस्त 2024 में वहाँ जो अफवाहें फैली जा रही हैं कि ये एक हम्म रेवोल्यूशन था, ये एक हम्म स्टूडेंट अपराइजिंग थी, ये एक स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट अपराइजिंग थी, इसके लिंकेजेस कुछ कोटा रिफॉर्म मूवमेंट से थे, ऐसे हम्म चीजें कही जा रही हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल जाहिर है कि ये तो कोई भी रेवोल्यूशन नहीं था, कोई हम्म कोटा रिफॉर्म मूवमेंट का की बात ही नहीं थी। और ये जो ना ही तो ये स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट अपराइजिंग था, इट वाज अ वेल प्लान्ड रिजीम चेंज ऑपरेशन। ओके। ये सबसे बड़ी, क्योंकि अगर हम ये समझते हैं कि अगर हम ये जान जाते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन था, तब उसके बाद जो हुआ है ये हम्म समझने में ज्यादा आसानी होती है। अब हम्म देखेंगे कि जो इसके बारे में मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने खुद ये कहा है हम्म पिछले 2024 में सितंबर के महीने में, जब वो न्यूयॉर्क गए थे यूएनजीए के लिए। तब वो जी क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव की मीटिंग में बोल रहे थे न्यूयॉर्क में ही। हम्म और तब उन्होंने कहा कि आपने समझिए कि ये चीज स्पॉन्टेनियसली हुई है, ये तो हम्म मेटिकुलसली डिजाइंड ऑपरेशन था। और हम्म उन्होंने मास्टरमाइंड भी इंट्रोड्यूस किया। मास्टरमाइंड थे महफूज आलम, जो उस वक्त उनके स्पेशलिस्ट थे, बाद में वो एडवाइजर बन गए यूनुस हम्म रिजीम में और मंत्री के पद पे थे। और ये महफूज आलम जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि मास्टरमाइंड, ये सब लोगों की जानकारी है कि वो हिजबुत तहरीर के मेंबर हैं। तो हम्म इसलिए ये इस्लामिस्ट बैक्ड, बल्कि ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने पूरा इसको कंडक्ट किया, पाकिस्तान के पीछे हम्म एक्सटर्नल फोर्सेस थे, वेस्टर्न फोर्सेस, हम्म पाकिस्तान ने इसे कंडक्ट किया थ्रू जमात इस्लामी। तो हम्म सत्ता में जो शख्स सत्ते में हैं 18 महीने से, वो जमात बिल्कुल। इस्लामी है। जमात इस्लामी है, उनके सही बात है। सामने उनके सामने मोहम्मद यूनस है, वो उनका माउथ पीस है, स्पोक्स पर्सन है, जो भी कह दीजिए। और मोहम्मद यूनस की अपनी वो इंटरिम रिजीम बिल्कुल के उनके बिल्कुल। मेंबर। हम्म ये जो सब कोटा रिफॉर्म का कहा जा रहा है कि ये स्टूडेंट्स अनहैप्पी थे, ये कोटा जो था, जो हम्म 1972 1973 से फ्रीडम फाइटर्स के लिए, फिर उनके बच्चों के लिए रखा हम्म गया था कोटा। वो तो शेख हसीना ने 2018 में ही अबॉलिश कर दिया था। तो ओके। ये तो कोटा कुछ था ही नहीं, तो ये ऐसा कहना कि कोटा रिफॉर्म। फिर 2024 में इलेक्शंस के बाद किसी ने केस करके कोटा, जज ने कह दिया कि चलो कोटा को वापस ले आओ। फिर हम्म जो हुई तो शेख हसीना ने दोबारा कहा कि नहीं, मैं तो नहीं चाहती हूँ कि कोटा रहे, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी और वहां उनको कहूंगी कि आप कोटा दोबारा हटा दीजिए। तो इसलिए उनकी तो बिल्कुल ही ऐसे उनको ब्लेम करना कि कोटा रिफॉर्म की वजह से ये हुआ, ये बात तो कोई स्वीकार नहीं करता है। अब हम्म जो सत्ता जमात इस्लामी के हाथ में है, तो उन्होंने शुरू से ही हम्म। दो चीजें। 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई थी। भारत आ गई थी। उसी दिन से दो चीजें हुई हैं। एक तो अवामी लीग पे टूट पड़े, मतलब उनके जो हम्म शेख मुजीब के स्टैचू थे, अवामी लीग के लोग थे, उनको मारना, उनको रेप लिंचिंग करना, और अवामी लीग के दफ्तर को भी अटैक करना, ये सब चीजें उन्होंने शुरू कर दी कि अवामी लीग को बिल्कुल। खत्म कर दिया जाए। हम्म दूसरी बात उन्होंने की माइनॉरिटीज पे, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सूफीज, अहमदिया, उन पे मतलब बिल्कुल ही टूट पड़े। जैसे कि हम्म सब जगह उनके घरों को तोड़ना, जलाना, उनके बिजनेसेस को नष्ट करना, उनकी प्रॉपर्टी को ग्रैब करना, और रेप, किलिंग, लिंचिंग, ये सब तो बिल्कुल लगातार 1.5 साल से चल रहा है। और कहा जाता है कि 2900 इंसिडेंट्स हुए हैं इन हम्म। इस डेढ़ इन 1.5 महीनों में, और पिछले बहुत 1.5 साल लोगों में की। है। जी जी। और इसलिए उनकी हालत बहुत ही खराब है। और हम्म भारत में बहुत गुस्सा है इसके बारे में, क्योंकि ऐसे हम्म। हो रहा है जो बिल्कुल। उन पे किए जा रहे हैं, और बिल्कुल कोई इसके लिए कोई
है ही नहीं बंद करने वाला। जमात इस्लामी तो नहीं चाहती कि ये बंद हो जाए, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल मैम। एक तो चीजें को ग्लोबल प्रोमिनेंस मिलती है तो कहते हैं हाँ चलो चलो हम किसी को पकड़ते हैं जेल में डालते हैं, 2 दिन के बाद उनको बेल मिलके वो निकल आते हम्म। हैं। तो ये तो बिल्कुल ही एक शैम है, एक ड्रामा वैसे सा कि कर रहे अंधेर हैं। नदी चौपट राजा वाली जो कहावत है वो बिल्कुल फिक्स बैठती है वहां पर इस टाइम अभी। उसी क्या चीज? अंधेर नगरी चौपट राजा। हाँ हाँ हाँ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि जो हुआ है 18 महीने से जी। जमात इस्लामी ने बड़े सिस्टमैटिकली किया है। हम्म। सबसे पहले जो उन्होंने एक जो कहते हैं ना मोबोक्रेसी, मोमोक्रेसी। मॉब को छोड़ बिल्कुल बिल्कुल। डेमोक्रेसी, वो बिल्कुल लोगों को जैसे शुरू से उन्होंने कहा कि जो भी हम्म। सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, हाई कोर्ट के जजेस थे, हम्म। इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के जजेस थे, उनको हम्म। सराउंड कर दिया लोगों के साथ, जबरदस्ती उनको रिजाइन करा दी और फिर अपने लोगों को वहां लगा दिया। तो जमात इस्लामी ने इस लगता है कि तरीके से अभी भी जो बांग्लादेश के हालात है मोबाक्रेसी के हाथ में ही है, भीड़तंत्र के हाथ में है, आपको ऐसा लगता है मैम अभी? बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का राज चल, जमात इस्लामी का राज है और हम्म। मोबोक्रेसी उनके कंट्रोल में है। जो हम्म। वो चाहते हैं वो मोबोक्रेसी वो जाके मॉब जाके कर देता है। तो इस लिहाज से उन्होंने जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया है, अपने लोगों को लगाया है, बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर लिया है, अपने लोगों को, एकेडमिया को कंट्रोल कर लिया है। आर्मी को तो कंट्रोल कर इसलिए लिया है मैम। एकेडमिया को पूरा कंट्रोल किया है, सारे जो जो भी बिल्कुल। माइनॉरिटी के प्रोफेसर थे उनको भी हम्म। सराउंड करके उनको जबरदस्ती रिजाइन करा दिया। तो हम्म। अब जो है वो चाहते हैं कि वो इलेक्शंस जीते। लेकिन हम्म। इसमें दो बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जमात इस्लामी कभी उन्होंने कोई भी इलेक्शन कभी जीता नहीं है। जीता नहीं है। 5-10% उनको वोट मिलता है। हम्म। और जब वो बीएनपी के साथ सत्ते में थे बिल्कुल। 2001 2003 2000 में, बिल्कुल। हम्म। अभी उनको मतलब शायद 10 या मैक्सिमम 12% मिला होगा। तो उन्होंने हम्म। सोचा कि जब अवामी लीग चली है, अवामी लीग उन्होंने बैन कर दिया मई हम्म। 2025 में, उन्होंने अवामी लीग की एक्टिविटीज को बैन कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ये तो बड़ी हम्म। गलत बात है, क्योंकि आप सोचें कि इवन पाकिस्तान जब वो इमरान खान को जेल में डाल दिया था तब भी उनके लोग तो इलेक्शन उन्होंने हिस्सा लिया था, हिस्सा लिया इंडिपेंडेंस था, के तौर बिल्कुल पे खड़े। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। श्रीलंका में भी जब राजापक्सा सरकार की सही बात है। रेजिग्नेशन हुई थी, चले गए थे, दोबारा आ गए थे, इलेक्शंस में उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन यहाँ तो पूरी वोट नहीं पार्टी को मिला। ज्वाइन कर दिया गया। जी हाँ। तो ये अभी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अवामी लीग हिस्सा ना ले। उनकी हम्म। उम्मीद ये थी कि जब अवामी लीग चली गई है तो सारी पॉपुलैरिटी उनका वोट हमारे पास आएगा। मिल जाए, लेकिन बिल्कुल। ये नहीं हुआ है, क्योंकि जमात हम्म। इस्लामी बहुत अनपॉपुलर है। लोग हम्म। नहीं चाहते, जैसे बिल्कुल गड़बड़ हुई है, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई है वहाँ पे, इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन है, रैम्पेंट इन्फ्लेशन है, 350 फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, क्योंकि हम्म। उन्होंने भारत के साथ जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन चल रही थी उसको बिल्कुल ही बिल्कुल खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए लोग तो उनके फेवर में नहीं आए हैं, बल्कि अवामी लीग का वोट बैंक इंटैक्ट है। फिर भी वो चाहते हैं कि अवामी लीग हिस्सा हिस्सा ना ले और वो मैम, क्या आपको अपने लगता है आप। कि जो अवामी लीग का जो बैन करने की बात यहाँ पे की जा रही है, और उसके बाद से ये जब से तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे हैं, उनकी जो पार्टी है, क्योंकि उन्होंने आकर सबसे पहले ये तारीफ भी की उन्होंने कि पिछले सरकार ने यहाँ पर काम भी अच्छा किया है, ताकि जो अवामी लीग का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी शिफ्ट हो जाए। क्या आपको लगता है कि उनकी ये एक रणनीति भी है कि जो अवामी लीग का अगर बैन हो जाती है, उनको चुनाव में नहीं लड़ने दिया जाता है, तो कोई विकल्प उनके सामने वो बनकर आ रहे हैं? क्या क्या इस तरह की कुछ चीजें भी हैं? हमारी सरकार ने बहुत ही क्लियर कहा है कि बांग्लादेश में फ्री फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शंस होने चाहिए, और हम्म। तभी वो इलेक्शंस क्रेडिबल होंगे, इसके बिना इलेक्शंस बिल्कुल क्रेडिबल बिल्कुल। नहीं होंगे। तो हम्म। इसलिए हम तो बिल्कुल उसी में पक्ष में है कि अवामी लीग और अन्य जातीय पार्टी, दूसरी पार्टी जो भी हैं, फोर्टीन हम्म। पार्टी अलायंस, उनको हिस्सा लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। हम्म। आज की तारीख में जरूर ये लोग सोचते हैं कि या तो अवामी लीग का जो वोट बैंक है वो बीएनपी को जाएगा या फिर जमात इस्लामी को जाएगा। बीएनपी को जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम्म। बीएनपी को याद है कि 2001 में जब ये बीएनपी जीत के आई थी तो उन्होंने अवामी लीग के खिलाफ बहुत हंगामा किया था, बहुत ही किलिंग मर्डर, बहुत ही माइनॉरिटीज और अवामी लीग के खिलाफ। आवाम लीग के तो खिलाफ। अवामी लीग का वोट बैंक बहुत मुश्किल से जाएगा बीएनपी की तरफ। ओके। जाएगा तो जबरदस्ती करके जमात इस्लामी उन पे जबरदस्ती कर सकते हैं कि ओके। जमात इस्लामी, क्योंकि अगर देखिए एक तरफ तो ये है जो अवामी का कैंपेन है, नो हम्म। वोट नो वोट, वोट हम्म। उनका इलेक्ट्रल सिंबल है। तो उन्होंने कहा अगर वोट का चिन्ह वहां नहीं हुआ तो नो हम्म। वोट, हमारे लोग वोट नहीं करेंगे।
ओके। तो वोट नहीं करेंगे मतलब 35-40%, अगर वो कोई वोट ही ना लीड करे करेंगे। तो बिल्कुल। इलेक्शन कहाँ से क्रेडिबल हो सकते हैं। सही तो बात ये है। सब चीजें चल रही हैं, और ये लोगों की काफी उम्मीद वहां पे है कि हम्म। अवामी लीग को परमिशन दे देनी चाहिए इलेक्शन के लिए। बल्कि जब प्रथम आलो, जो वहाँ का सबसे बड़ा बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर है, हम्म। उन्होंने दिसंबर में 2-3 हफ्ते पहले एक सर्वे पब्लिश की थी, नेशनल ओपिनियन सर्वे। उसमें हम्म। कहा था कि 70% लोग जो हैं बांग्लादेश, जिन्होंने उन्होंने सर्वे किया था, 70% लोग चाहते हैं कि अवामी लीग हिस्सा ले, कि अवामी लीग को अलाउ कर दिया जाए कि वो इलेक्शन में हिस्सा। इसका मतलब नहीं है कि 37% उनके लिए वोट देंगे, नहीं, वोट देंगे, लेकिन सही बात वो है। चाहते हैं कि वो हिस्सा लें एंड इलेक्शन इस तरह से ताकि फेयर जेन्युइनली। इलेक्शन हो मैम। हाँ, देखिए, हर बार जो बांग्लादेश है वो हमेशा डेमोक्रेटिक इलेक्शन, अवाम जो है वो हमेशा डेमोक्रेटिक इलेक्शन चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसे फर्जी तौर पे कोई इलेक्शन हो। और बिल्कुल। पहले 6 महीने तो मोहम्मद यूनुस के लोग कहते थे कि देखिए कितनी गलत बात है, अवामी लीग ने फ्री और फेयर इलेक्शन अलाउ नहीं किए, हम अलाउ करेंगे। उन्होंने बीएनपी को कभी बैन नहीं किया था। बीएनपी ने खुद निर्णय किया था कि वो इलेक्शन में भाग इलेक्शन नहीं नहीं लेंगे। लड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। उनका खुद का निर्णय ये था मैम। कहते हुए ये बिल्कुल। कहते हुए कि अलाउ किया, अब वो खुद नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो ये लोग हंस हम्म। रहे हैं उन पे। ये क्या हम्म। बात हुई? आप कह रहे हैं कि पहले तो इलेक्शन में अवामी लीग ने बीएनपी को अलाउ नहीं किया, अब आप खुद ये कर रहे हैं। तो इसलिए हम्म। उम्मीद पूरी है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा और अवामी लीग इलेक्शन में हिस्सा लेगा। हम्म। मैम, अब क्या आपको लगता है कि जो अभी हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, और इसके पीछे पाकिस्तान, जैसे आपने जिक्र किया कि उन्होंने सपोर्ट किया है पीछे से, और एक सवाल राजनीतिक गलियारों में ये भी उठ रहा है मैम, या जी पॉलिटिक्स में ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से भारत ने बांग्लादेश को अलग किया था पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था, पाकिस्तान के मन में आज भी वो खींच है कि हम भारत को कहीं ना कहीं उसको सबोटाज करें। क्या वो ये एक पूरा अभी प्लान उस तरीके से बना बना पा रहे हैं या बनाया है कि जो अभी सिचुएशन अभी बांग्लादेश में बनी हुई है, अस्थिरता है राजनीतिक, और भारत के खिलाफ तमाम सख्त उन्होंने जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लिया है, उनकी हत्याएं की हैं, तो क्या ये पाकिस्तान का सपोर्ट उसमें पूरी तरीके से नजर आ रहा है आपको मैम? हाँ बिल्कुल, ये तो उन्हीं का प्लान है, क्योंकि पिछले 18 महीनों में से मैंने हम्म। मैंने आपको बांग्लादेश की अंदरूनी स्थिति बताई है। लेकिन हम्म। ये भी जरूर है कि पिछले 18 महीनों से पाकिस्तान की जो प्रेजेंस है बांग्लादेश में, वो प्री हम्म। 1971 लेवल्स पे जा रहा है। सबसे हम्म। पहले आर्मी, पाकिस्तान अब पूरी तरह से पहली बार 54 सालों में पहली बार वो ये कोशिश कर रही है कि उनकी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी आके बांग्लादेश आर्मी में एम्बेड हो जाए। मतलब कि वहां पे उनके लोग आके उधर मिल जाएं, ताकि वो फ्यूचर में ऐसे एक्शन प्लान करें। आसिम मुनीर ने कह भी दिया है कि अगला हम्म। अटैक हम से करेंगे। तो उनकी हम्म। तो ये उम्मीद है। फिर उन्होंने जो पहले पाबंदियां थी, रिस्ट्रिक्शंस थे, पाकिस्तान से ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे, कार्गो इंस्पेक्शन पे के रूल्स थे, और हम्म। वीजा रिस्ट्रिक्शन थी, सब उड़ा दी गए हैं। और बिल्कुल। पाकिस्तान खुलेआम आ रहा है, जा रहा है। उनके आईएसआई के लोगों ने बांग्लादेश में दफ्तर खोल दिया है, हम्म। पहली बार 1971 के बाद पहली उसके बार। बाद। तो ये सब चीजें, तो उनकी बहुत एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। ये तो बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट है, और आई एम श्योर हमारे लोग इसे देख रहे हैं, आराम से बड़े सीरियसली देख रहे हैं। मैम, मेरा अगला सवाल यही है कि जो साउथ ईस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त देखा जाए तो भारत के तीनों तरफ अगर देखा जाए तो डिस्टरबेंस है। चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज हैं, वो क्या लगता है कि भारत को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की जो प्रोपेगेंडा है चलाई जा रही है तीनों स्टेट्स में, ताकि भारत को भी डिस्टर्ब किया जा सके, साथ ही साथ जो भारतीय विदेश नीति है उसको कहीं ना कहीं एक बट्टा लगाया जा सके? नहीं, भारत के खिलाफ ये स्थिति तो जरूर क्रिएट की जा रही है बांग्लादेश में। हम्म। क्योंकि जैसे वहां पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे मोहम्मद यूनूस जाके यूएन चीन में में बोलते हैं। जाके हम्म। चाइनीज कहते हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट आ जाइए, नॉर्थ ईस्ट का कब्जा, नॉर्थ ईस्ट तो हमारे हाथ में है, उसके हम्म। एक्सेस बांग्लादेश के हाथ में है, हम आपको बिल्कुल। एक्सेस देंगे। तो ऐसे स्टेट में फिर उन्होंने वो मैप बनाया नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूड हम्म। करके। तो ये तो साफ जाहिर है कि उनकी सोच कैसी है। वो चाहते हैं कि भारत के ऊपर कार्टोग्राफिक एग्रेशन करें, अब हम्म। मैप पहले चेंज कर दें, फिर एक्चुअल में जाके चेंज करें। तो ये हम्म। तो उनकी तरफ से जरूर है, और हमारे लिए एक बहुत चेंज सिचुएशन है। क्योंकि 15 साल से जब शेख हसीना सत्ते में थी, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी, और बांग्लादेश म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन, और बांग्लादेश को इसमें ये मिला कि 15 साल के लिए 6.5-7% रेट ऑफ ग्रोथ काफी बढ़िया था। बांग्लादेश में हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छा और भी था। बड़ी तरक्की लोग बड़े खुश थे। हम्म। जरूर एंटी इनकम्बेंसी जरूर थी हम्म।
शेख हसीना के खिलाफ। बिल्कुल। और कभी वो डिजिटल पॉलिसी ये वो क्रिटिसाइज लोग करते रहते थे, कहते थे कि मीडिया बिल्कुल फ्री नहीं है। लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनस क्या कर रहा है, तब तो बिल्कुल। उनको लगता है कि बहुत अच्छा था। वो कह रहे हैं आगे भालो छिलो, तो वो हम्म। बहुत ही कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन अब है वो हम्म। बांग्लादेश के आवाम को बिल्कुल पसंद क्योंकि नहीं ना है। पिछले 10 सालों में हमने देखा जिस तरीके से भारत के संबंध बांग्लादेश से रहे थे, शेख हसीना के साथ रहे थे, तमाम जो टीटियां थी, चाहे भारत की गंगा वाटर की टीटी हो या कनेक्टिविटी की बात हो, तमाम तरह के ऐसे ट्रेड थे जो बांग्लादेश के साथ किए जा रहे थे। और भारत का बड़ा योगदान रहा है उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि भारत ने बहुत सारे काम वहां पर किए हैं। तो ऐसे में अब जब उनको जनता को दिख रहा है कि भाई जो पूरा बांग्लादेश के हालात है वो ठप हो रखे हैं, बिल्कुल इकोनॉमी डाउन जा रही है, इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग एक दूसरे के खून के पैसे बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि जो जनता है वो फेयर इलेक्शन चाहती है, और अवामी लीग को भी चाहते हैं कि वो भी सामने आए, और जो तमाम जो दूसरी अन्य पार्टियां साथ लड़े चुनाव, ताकि जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो लगातार डेवलप हो रहा था बांग्लादेश में वो दोबारा से स्टैब्लिश हो सके। मैं हाँ बिल्कुल, बिकॉज जो इकोनॉमिक कॉरिडोर था वो बांग्लादेश के अवाम को बहुत फायदा था उससे। हम्म। और जो कनेक्टिविटी जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो रही थी थ्रू बांग्लादेश, उसमें भी बांग्लादेश की कंपनियों का हाथ था। उसमें कोई हम्म। ऐसी नहीं थी कोई भारत की कोई बिल्कुल कंपनी बिल्कुल जाके वहां बिल्कुल। पे रिवराइन रूट है या जो दूसरा रूट है, वो हम्म। उसमें सारे बांग्लादेश कंपनीज ही इन्वॉल्व थी। और हम्म। बांग्लादेश की एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कम्युनिटी बड़ी एक्टिव है, बड़ी डायनामिक है। और उन्होंने बहुत ये सब बिजनेस संभाला हुआ था और संभाला हुआ है। लेकिन अब जब ये बिल्कुल डोलरम्स में जा रहा है तो उनकी सारी इकोनॉमी खत्म हो रही है। तो हम्म। बांग्लादेश के अवाम तो बिल्कुल खुश नहीं है, और वो बिल्कुल चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो, फ्री फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शंस हो। और जो भी सत्ता में आए वो चल जाएगा काम, क्योंकि एक बार पार्लियामेंट चल रही हो तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होते हैं, अलग अलग चीजें डिस्कस होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हम्म। और जो भी सत्ते में आए वो डेमोक्रेटिक फ्री फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शन के जरिए आए। और बाकी हमारी भारत की सरकार बिल्कुल उनसे बात करने को तैयार है। और म्यूचुअली बेनिफिशियल बेसिस पे हम्म। ट्रेड, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, लोग वहां से आते हैं। हम तो 1.5-2 लाख वीजा देते थे हर साल लोगों, बांग्लादेश के बिल्कुल लोगों को, बिल्कुल कि वो बिल्कुल। भारत आए, ट्रेड के लिए आए, बिजनेस के लिए आए, पिलग्रिमेज के लिए आए, पढ़ाई के लिए आए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए। वो आना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि वो आए। तो लीगल जो बांग्लादेश के साथ आदान प्रदान था वो बहुत ही अच्छा था, फायदेमंद था। और हम्म। हम चाहते हैं कि वो रहे। बट लेकिन जो अब स्थिति हो गई है वो बड़ी चिंताजनक है। चिंता। और उम्मीद है कि ये बदल जाएगी। मैम मेरा आखिरी सवाल है जाने से पहले, अभी जयशंकर साहब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 4 घंटे विजिट कर कर आए हैं, कई मायने उसको निकाले गए, हालांकि वो कंडोलेंस लेटर देने गए थे प्रधानमंत्री का, लेकिन जिस तरीके से वो वहाँ के एनएसए से मिले हैं, अंतरिम सरकार के जो चीफ हैं यूनुस, उनसे नहीं मुलाकात की है, अन्य पार्टी के नेताओं से बातचीत की है, तो उसको लेकर भी बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां हैं। आप उनकी विजिट को किस तरह देखती हैं मैम? नहीं, डॉक्टर जयशंकर की जो विजिट थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये बड़ी अच्छी विजिट थी। तो इम्पोर्टेंट जेस्चर कि वो हम्म। गए हैं, बेगम खालेदा जिया की फ्यूनरल पे गए हैं। हम्म। और उन्होंने चिट्ठी, प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, बड़ी अच्छी चिट्ठी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिखी। और वो चिट्ठी तारिक रहमान को दे दी गई है। सिर्फ हम्म। ये हुआ है, वो गए, फ्यूनरल में उन्होंने हिस्सा लिया, तारिक रहमान से मिले, उनको हमारे प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी दी, और फिर वो वापस आ गए। उन्होंने ना तो मोहम्मद यूनस से मिले ना किसी और से मिले। और उनकी सरकार ने खुद कहा है कि ये तो हम्म। बिल्कुल फ्यूनरल था तो इसलिए। लेकिन वो जेस्चर इतना इम्पोर्टेंट था कि वो दिखा रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट, हमारी सरकार ये दिखा रही है कि हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। और बीएनपी इज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक फोर्सेस, अवामी डेमोक्रेटिक। लीग बिल्कुल। बीएनई डेमोक्रेटिक फोर्सेस। और हमेशा सत्ते में 1991 में जब प्रेसिडेंट एरशाद थे, हम्म। डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर, जी। उसके पहले जिया रहमान, 15 साल से मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी वहां पे। तो हम्म। बेगम खालेदा जिया और शेख हसीना ने खुद मिलजुल के उन्होंने ये किया, प्रेसिडेंट एरशाद से कहा कि आप स्टेप डाउन कीजिए और डेमोक्रेटिक इलेक्शन अलाउ कीजिए, वरना हम लोग मूवमेंट करेंगे। तो हम्म। प्रेसिडेंट एरशाद मान गए कि हाँ, मैं स्टेप डाउन कर लेता हूँ पीसफुली और इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन हुए तो थे ये फिर। हाँ, तो ये तो एक बड़ी अच्छी मिसाल थी कि डेमोक्रेटिक लीडर्स, शेख हसीना भी थी, बेगम खालेदा जिया भी थी, और वो सब मिल के डेमोक्रेसी वापस आए। और उम्मीद है कि इस बार भी अगर तारिक रहमान चाहते हैं तो वो भी इसमें अपना हाथ बढ़ा सकते हैं कि बांग्लादेश में एक बार फिर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हों। और वो कह सकते हैं कि अवामी लीग को इंक्लूड कीजिए। पहले तो बल्कि शुरू में जो बीएनपी के मॉडरेट लीडर्स हैं उन्होंने कहा भी था कि नहीं, हम्म। आप अवामी लीग को आने दीजिए, इलेक्शंस में आने दीजिए, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन
बीएनपी में भी एक ऐसा गुट है जो प्रो जमात है, तो उन्होंने फिर मना कर दिया। लेकिन उम्मीद तो यही है हमारी पूरी तरह से कि और हमारी सरकार ने भी बड़े जोरों शोरों से कहा है, दो तीन बार कहा है कि इलेक्शंस फ्री फेयर और इंक्लूसिव होने पॉजिटिव वे में चाहिए। होनी चाहिए मैम, देखा जाए तो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और उसमें अवामी लीग सरकार जिसकी भी बने, इलेक्शंस हम्म। एक बार फ्री फेयर और इंक्लूसिव हो, सरकार जिसकी भी बन सकती है, वो हो सकता है और वो सत्ते में आ सकते हैं। मैम, 2 सवाल मेरे राजनीति से हटकर हैं, बांग्लादेश और भारत को इशू को लेकर ही। अभी हमने देखा कि कोई गुस्सा बहुत ज्यादा भारत की जनता में मैम, और जिस तरह की हत्याएं वहां पर हुई हैं माइनॉरिटी हिंदुओं की हमारे वहां पर, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया आईपीएल में मैम, क्योंकि प्रेशर इतना बनाया गया। आप किस तरह देखती हैं मैम इन पूरी चीजों को कि मैम बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर देना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है सत्ता के गलियारों में कि जो शेख हसीना है उसको भारत में आपने रखा हुआ है उनको, तो इसको किस तरीके से देखती हैं? एक तरफ खिलाड़ी को बैन कर देना है, लेकिन उनकी जो प्रधानमंत्री वहां से भाग कर आई हुई हैं, असाइलम यहाँ पर लिया हुआ है, उसको मैम किस तरह देखती हैं आप? नहीं देखिए, जब प्रधानमंत्री शेख हसीना आई थी 2024 में अगस्त 5 को, तब वो एकदम से आ गई, क्योंकि तब तो पता ही नहीं था। उनकी तो पूरी हम्म। उम्मीद थी कि वो सब कुछ संभाल पाएंगी। लेकिन हम्म। लास्ट मिनट में जो भी आर्मी का रोल रहा नहीं रहा, वो तो एक अलग डिस्कशन है। हम्म। लेकिन लास्ट मिनट पे जो स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है ढाका में, और ये स्टूडेंट्स नहीं थे, ये तो बिल्कुल कट्टरपंथी मॉब था। ताकतें थी मैम, ये तो कट्टरपंथी ताकतें थी ये तो पूरी। जी, वो उनको मॉब को अलाउ किया गया, और वो तो कह रहे थे कि हम जाके जहाँ पे शेख हसीना गन भवन में रह रही थी, उधर जाके हम उनका कब्जा कर लेंगे। तो उनके लिए लास्ट मिनट पे ऐसे अरेंजमेंट्स हो कि वो एरोप्लेन में आ गए। पहले कह रहे थे यूके जाएंगे, फिर नहीं यहाँ आ गई। तो वो ठीक है, हमारे कोई इतराज नहीं है। 15 साल पहले भी आप जानते होंगे कि पहले भी 6 साल हम्म। शेख हसीना भारत ठीक है, में रही हैं। भारत में रह चुकी जब हैं। उनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान जी जी की जी। हत्या की गई थी, हम्म। उस वक्त वो 6 साल के लिए 75 to 81 वो यहाँ पे थी। हम्म। और फिर वापस जाके फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ अवामी लीग बन गई, और तब से वो प्रेसिडेंट है। तो उनका यहाँ रहना कुछ ऐसे सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि भारत ने उनको कहा है कि आप रह जाइए। उन्होंने कहा कि मैं रहना चाहती हूँ, कहा रह लेकिन जाइए, इसमें सवाल कोई यही उठ प्रॉब्लम रहा है मैम कि फिर खिलाड़ियों को क्यों बैन किया जा रहा है मैम? नहीं। लेकिन ना, अच्छा वो तो मैंने कह दिया कि वो ठीक है। ये जो उन्होंने एक फेक ट्रायल की बांग्लादेश में, कि फेक ट्रायल हम्म। करके कहा कि नहीं आपको डेथ सेंटेंस वगैरह मिलती है, ये तो गलत है। क्योंकि हम्म। फेक ट्रायल इसलिए क्योंकि वो आईसीटी जिनमें की, उसको तो इतना अथॉरिटी भी नहीं है कि वो शेख हसीना को ट्राई करे। वो तो अलग बात। और हमने कहा नहीं, एक्सट्रेडिशन का रिक्वेस्ट वो मिल गई है, वो कंसिडर हम्म। हो, अलग बात। अब हम्म। जो है मुस्तफिर, उसके बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है कि बीसीसीआई ने सरकार से कंसल्ट किया कि उन्होंने अपने आप, क्योंकि पहले तो उनका नाम था, उनका हम्म। नाम लिस्ट आईपीएल प्लेयर के लिस्ट आईपीएल में में था। था फिर बिल्कुल। बाद में उनके लिए ऑक्शन में लेके उनको ले लिया ऑक्शन के बाद। लेकिन उसके बाद जो लोगों की पॉपुलर एक्सप्रेशन हो गई ना, पॉपुलर हम्म। हम्म। एंगर, रोष इतना हुआ लोगों बिल्कुल का कि बिल्कुल। क्यों हमारे वहां पे हमारे लोग, हम हिंदुओं बुद्धिस्ट क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को मार रहे हैं, हम्म। जान से मार रहे हैं, पूरी तरह से मार रहे हैं, और हम्म। आप इनको अलाउ करें। तो सरकार ने अगर बीसीसीआई से कुछ कहा कि नहीं, लेकिन जरूर बीसीसीआई ने अपने तरफ से सोचा होगा कि हम्म। देखिए, अगर इतना गुस्सा है लोगों में, तो हर बार जहां भी मैच हो, केकेआर का मैच हो, उसी हम्म। स्टेडियम में प्रॉब्लम हो जाएगी, उसी स्टेडियम में बिल्कुल। लोग आ, सही उसी बात स्टेडियम है। में डिस्टर्ब। तो उन्होंने अपने आप ही, शायद आई हैव नो आइडिया कि कैसे हुआ ये, मतलब लेकिन लार्जर उन्होंने शायद पिक्चर अपने, पिक्चर को देखते हुए उन्होंने स्टेप ले लिया मैम, स्टेप डाउन कर दिया शायद। हाँ, मुझे मुझे लगता है ऐसे, लेकिन अंदर की बात तो मुझे पता नहीं कैसे हुआ। लेकिन हम्म। इसी वजह से क्या होगा, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत है। हम्म। जरूर, जैसे हमने कहा कि डॉक्टर जयशंकर सही तरीके से गए, फ्यूनरल के लिए गए, वो तो एक अलग बात है। लेकिन पॉजिटिव। भारत में गुस्सा है, भारत हम्म। में जो गुस्सा है लोगों का बांग्लादेश के खिलाफ, कि वो क्या हम्म। कर रहे हैं हमारे माइनॉरिटी, बिल्कुल। वो एक एक तरफ बहुत हत्याएं ही, कर रहे हैं उन्हीं के खिलाड़ियों को, हमें आप पैसा दें और खिलाएं क्रिकेट, तो कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ प्ले हो जाता है मैम। नहीं, वो गुस्सा जो है शेख हसीना के खिलाफ तो कोई नहीं प्रकट, क्योंकि वो तो नहीं कर रही है बिल्कुल। ये सब। हम्म। हम्म। बल्कि उनके जब वो थी, तो एक दो बार जब हुआ भी, जब दुर्गा पूजा के टाइम लोगों ने कोशिश की कि पंडाल्स को तोड़ें, ये करें, थोड़े की तो शेख बिल्कुल। हसीना ने हमेशा कंट्रोल कर लिया उस स्थिति को, हमेशा हम्म। उन्होंने काबू हम्म। में ले ली हर स्थिति को। लेकिन अब जो है वो स्थिति तो बिल्कुल बेकाबू में है, और इनकरेज की जा रहे हैं, क्योंकि वो हम्म। लोग जो ये सब कर रहे हैं, उनको ना कोई पूछ रहा है, ना कोई जेल में ले रहा है, ना कोई कोई पनिशमेंट दे रहा है। तो लोग, पीपल आर फीलिंग इनकरेज। तो ये दो अलग स्थितियां हैं।
मैम मेरा अंतिम सवाल है जाते जाते आपसे, वो थोड़ा हटकर है। अभी जिस तरीके से हमने आज देखा है मैम कि वेनेजुएला पर यूएस ने स्ट्राइक किया है मैम, क्योंकि आप अम्बेसडर हैं इंटरनेशनल मामलों, अच्छी जानकारी रखती हैं। बस मैं एक क्विक भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस तरह देखती नहीं, हैं इस पूरी घटना को मैम। अब वेनेजुएला के बारे में वो आज ही हुआ है, मैंने इसके बारे में बिल्कुल अभी देखा नहीं है, हमारी सरकार की भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, तो इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी। कोई दिक्कत नहीं मैम। ओके। बाकी मैम बहुत धन्यवाद आपसे हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत डीप इंसाइट दिया है बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि आपसे अच्छा कोई जानकार इस वक्त हमारे अंदर में था नहीं, कि क्योंकि आप खुद वहाँ पे रही हैं और देखा है हालातों को, वहाँ पर जाना है और बताया कि इस तरीके से कि जो पूरा ये इस पर प्रोपेगेंडा चल रहा है ये पाकिस्तान के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि जमात इस्लामी को सपोर्ट वो लोग कर रहे हैं, और पूरी तरीके से फेयर इलेक्शन वहाँ पर होना चाहिए, ताकि जो आने वाले दिनों में संबंध हैं वो पूरी तरीके से पटरी पर आ सकें, और साउथ ईस्ट एशिया में कहीं ना कहीं एक जो वातावरण है शांति का वो स्थापित हो जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम।